नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं बजट के बारे में। कल 1 फरवरी थी और कल के दिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। वैसे उम्मीद की जा रही थी ये बजट काफी लोक लुभावन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार ने ऐसे कोई भी बड़े फैसले नहीं किए हैं। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अंतरिम बजट पेश किया है और टैक्स स्लैब को टच नहीं किया है। उसने गरीबों के लिए या और मिडिल क्लास के लिए घरों को लेकर भी जो है योजना लेकर आई है, स्कीम लेकर आई है, वहां उसने घोषणा की है। इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट जगत का जो टैक्स स्लैब है उसको 22% पर वो लेकर आई है, वहां उसने उसको कटौती थोड़ी की है, वहां पर उसको देखा गया है। इसके साथ साथ ऐसा कोई भी घोषणा नहीं की गई है जिसके बारे में ये कहा जाए कि सरकार ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ भी ऐसा कह दिया हो जिसका असर चुनाव पर पड़े। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हुआ है कि सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है और उसने जो है केंद्रीय बजट के लिए बचा के रखा हुआ है। तो अब मई और अप्रैल में चुनाव होंगे, नई सरकार जब आएगी तो उसका जो केंद्रीय बजट पेश होगा उसके अंदर नई सिरे से घोषणाएं होंगी। कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले टैक्स के मोर्चे पर जो है किसी भी तरह का कोई भी फेरबदल नहीं है, उसको टच नहीं किया गया है। चाहे प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो, उनको यथावत रखा गया है। स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सब्सिडी पर फैसले की बात करें तो सब्सिडी पर भी निर्मला सीतारमण ने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया है, सिर्फ कटौती की है, किसमें खाद्य में, उर्वरक में और ईंधन में जो सब्सिडी पिछले साल की तुलना में 8% की कटौती की गई है, इसको उन्होंने इस तरह से किया है। तीसरा, अगर हम बात करें, जो सरकार का फोकस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। आर्थिक वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए, अधिक से अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए, जैसे कि सड़कें, पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए 11% से बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा। मिडिल क्लास की जैसे हम बात कर रहे थे, तो मिडिल क्लास के लिए घर खरीदने के लिए स्कीम लेकर आई है सरकार, उस पर उन्होंने फोकस किया है। यानी कि सरकार अगले 5 साल में 2 करोड़ किफायती घर बनाएगी और मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू करेगी, जिसको लेकर निर्मला सीतारमण ने बताया देश ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है। यह उसका मेन फोकस है। तिलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर फोकस किया गया है। डेयरी किसानों के लिए भी घोषणा की गई है, उसको भी ध्यान में रखा गया है कि एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है डेयरी किसानों को लेकर। ये इसमें है। इसमें मत्स्य पालन पर खर्च बढ़ाने की बात की गई है। 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री कर दी गई है, उसका भी ऐलान किया गया है कि हर महीने जो है 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। 1 करोड़ घरों में छत पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना, जो सोलर पावर प्लांट है उसको लेकर उन्होंने कहा है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए कम और या शून्य ब्याज दर पर फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड शामिल है। यानी कि सरकार का फोकस जो है 300 यूनिट बिजली जो है फ्री करने पर है और सोलर पावर प्लांट पर फोकस है सरकार का। स्टार्टअप के लिए सरकार ने एक राहत दी है, इसमें कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट के दौरान कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी सरकार घोषणा कर रही है। यह जो रणनीतिक रूप से काफी जो है चैलेंजिंग भी है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस पे थोड़ा सा फोकस किया है उन्होंने। ये उन्होंने कहा है नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज पे फोकस है। ये सब कुछ, ये जो पॉइंट मैंने आपको गिनाए हैं, ये बजट के मेन पॉइंट्स हैं। यहां पर किस तरह से सरकार ने ये जो बजट, छोटा सा बजट, अंतरिम बजट पेश किया है, मोदी सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout
rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Udan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri-inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship of passengers. तो अभी आपने सुना देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, उन्होंने क्या कहा, हमने भी आपको बताया। यानी कि आसान भाषा में कहें तो सरकार का यह बजट जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और गरीब लोगों के लिए है, जिसमें जैसे मैंने एक हाउसिंग स्कीम की बातचीत की, वो लोग जो किराए के मकान में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, वो अपना घर बना सकते हैं, उसको लेकर सरकार एक स्कीम लेकर आ रही है। इसके अलावा नारी शक्ति को भी फोकस किया है उन्होंने, हेल्थ को लेकर भी फोकस किया है, इसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की है। दूसरा, मैंने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की, जो सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे उससे जो है पैसा बचेगा और 300 यूनिट बिजली फ्री मिल पाएगी। ई व्हीकल की भी बातचीत हुई है, उसका भी फायदा जो है लोगों को मिलेगा। यानी कि सरकार जो है रूफटॉप सौर ऊर्जा की तरफ जा रही है, ये एक तरीके से इसको हम समझें। नारी शक्ति की हम बात कर ही रहे हैं। चलिए इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, जम्मू से हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता सफीर चौधरी और साथ में राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के महासचिव और डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर बीपी त्यागी। बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी रीता देओल जैसी पैच होती है वो स्क्रीन पे दिखाई देंगी आपको। फिलहाल
सफीर चौधरी साहब, आपने कल वित्त मंत्री का भाषण सुना, लोकसभा चुनाव सामने है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या कह रही है? जितने भी सबको मेरी तरफ से नमस्कार जी। मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी याद आई है, इनको कुछ 300 यूनिट देना है, हॉस्पिटल के लिए थोड़ा बहुत काम करना है, तो ये लगता है कि ये केजरीवाल जी से बहुत प्रेरित हुए हैं। चलो फिर भी अच्छी बात है, देर से दुरुस्त है, इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और जहां तक हमारे माताओं बहनों के लिए कहा जाता है कि जी हमने बहुत कर दिया, ये एक तरीके का आईवाश जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए किया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें जो पिछले इतने साल से, तो 10 साल से तो इलेक्शन के लिए परेशान है बेचारे, यहाँ पर तो उनके लिए तो कुछ नहीं किया। तो वहां पर बताएंगे कि भी इस तरीके से, तो ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भी किस तरीके का ये इन्होंने बनाया और क्या किया है। ये आईवाश के तरीके से किया जा रहा है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के बाद का इनका वही हाल होगा जैसे पिछली बार हुआ था। जब इलेक्शन जीता था 2014 में इन्होंने, तो ये सिलेंडर के ऊपर चढ़ के बैठ गए थे। वो सिलेंडर की प्राइस थी 350 रुपए, और जैसे ही सरकार बनी तो सिलेंडर सीधा 1200 रुपए चला गया। अभी उसका भी मैंने सुना है कि 300 रुपए लेस करके 950 के आसपास लाए हैं। बेसिकली इनकी जो मंशा है वो काम करने की मंशा नहीं है। हर तरीके से जो एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो बेचारा घर चलाने के लिए परेशान है, उसको दबाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। वो तो साफ दिखता है इनके भाषण से भी और सारी चीजों से। यानी कि ये आम आदमी के फेवर का नहीं है, सिर्फ एक जो है झुंझुना है, सब ये कहना चाह रहे हैं, सब दिखावे की बात है। बिल्कुल बिल्कुल एक झुंझुना है। और देखिए ना किस तरीके से ये चीजें कॉपी कर करके वहां से ला रहे, 300 यूनिट देंगे, वो करेंगे, ये सारा की तैयारी के लिए हो रहा है, मेरा कहना है। तो ये जो 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन के तहत पहले भी दिए हैं और आगे भी ये योजना है, और 28% का उछाल आया है पिछले 10 साल में, जैसे बता रहे हैं महिलाओं को लेकर। जी। सर्वाइकल कैंसर के लिए बचाव के 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए जो टीकाकरण कराएगी सरकार। सर्वाइकल कैंसर अभी देख रहे हैं ना, पूनम पांडे का भी निधन हो गया सर्वाइकल कैंसर से। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब जी आपको ये पक्ष ले लेता हूं उसमें, आप कैसे देख रहे हैं इस अंतरिम बजट को, और आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है? तो देखिए, हमारी पार्टी जो इसको देख रही है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी का हेल्थ प्रभारी हूँ, तो मैं उस एंगल से देख रहा हूँ कि ये जो बजट है ये उन्होंने थोड़ा मोड़ा हेल्थ के लिए बढ़ाया है, पर इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हैं वो मानते हैं कि जो जीडीपी है उसका 5% होना चाहिए, जो कि आ रहा है 2.38%। और जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड करते हैं कि ये टोटल बजट का 8% होना चाहिए, वो आ रहा है 1.9%। तो ये जो बजट है ये उस हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से बहुत कम है जी। और अगर हम फार्मर्स के लिए भी इसकी बात करें जी, तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ये सारी चीजें बता दी गई है कि ये देंगे, और जो भी चीजें बताई हैं एमएसपी रेट से देंगे। लेकिन अभी जो शुगर मिल में गन्ना हमारे फार्मर भाइयों ने डाला हुआ है जी। 1 साल से उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, और वो पेमेंट जो है उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो 1 साल के बाद जो मिल मालिक हैं उसको पे करेंगे नहीं करेंगे अभी पता नहीं है जी। जो इन्होंने गन्ने पे 20 रुपए बढ़ाए हैं, उन्होंने उसी में 10 सर चार्जेस, उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10 रुपए काट लिए हैं, तो वो 10 रुपए रह गया है। तो जो 10 रुपए गन्ने पे बढ़ के आ रहा है वो तो ना के बराबर है। और जो ये बात करते हैं कि फार्मर्स को हम बहुत अच्छा करेंगे जी। अभी जो हमने डिटेल निकाला है 90% फार्मर बैंक लोन पे सरवाइव कर रहे हैं, 90% जी। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि हेल्थ में हो या फिर फार्मिंग में हो, कृषि में हो, जो कृषि सब्सिडी की बात होती है, निजी ट्यूबवेल की बात होती है, खाद की बात होती है, बीज की बात होती है, या ट्रैक्टर की बात होती है, अब वो जो खेत में हल लगता है उसमें जो कुंडा लगता है ना लोहे का, वो भी जो खरीदना पड़ता है किसान को, वो सब कुछ जो है महंगा हो रहा है और उस पर सरकार ने कोई भी राहत नहीं दी है, अब ये कहना चाह रहे हैं जी। ठीक है, तो फिर ये जो बजट है
जिस तरह सरकार ने कोई भी ऐसी लोक लुभावन घोषणा नहीं की, पिछले बार के बजट में तो काफी लोक लुभावन घोषणा की थी, इस बार उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, सिर्फ अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट जो है सिर्फ जो है कुछ समय के लिए होता है, जब नई सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद जो केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा मई जून के बाद, तो उसमें वो सारी घोषणा सरकार करेगी आने वाले सालों के लिए। तो इसमें मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से समझना चाह रहा हूं, सरकार ने कोई भी लोक लुभावन घोषणा नहीं की, कोई बड़ी घोषणा नहीं की, सिर्फ यथावत रखा, टैक्स स्लैब को टच नहीं किया उसने, सिर्फ कॉर्पोरेट जगत को थोड़ी सी राहत दे दी, 22% पे ले आए उसको वो, और हेल्थ बजट की बात करें उसमें थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया। तो क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है इस बजट, यदि बजट को वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपकी दोनों की पार्टी जो है चुनाव में कैसे देख रही है इसको? आम आदमी पार्टी भी पंजाब में क्या असर पड़ेगा, दिल्ली में क्या असर पड़ेगा, और भी जिस तरह से ये सब कुछ जो है किस तरीके से देख रही है आप दोनों की पार्टी? तो देखिए, मैं आपको बताऊं अजय जी, इन लोगों ने जो ये बताया है कि हम आयुष्मान कार्ड को और बढ़ा देंगे, 55 करोड़ तो ऑलरेडी इन्होंने बांटे हुए हैं, जो 55 करोड़ आयुष्मान कार्ड बांटे हुए हैं इन्होंने, अब ये कह रहे हैं कि उसको हम आशा वर्कर्स को भी दे देंगे और उसको जो अपने और एम्प्लॉइज हैं उनको भी दे देंगे। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि 70 करोड़ के आसपास हम आयुष्मान कार्ड दे देंगे, पर उसमें से जो हम लाभ उठा पा रहे हैं वो तो 3% है ना। इन्होंने ये तो बता दिया कि हम 70 करोड़ को आयुष्मान बांट रहे हैं, लेकिन लाभ तो 3% ही उठा पा रहे हैं ना। चलिए ठीक है, सफीर चौधरी साहब, इस बजट का कुछ तो फायदा आपको दिख रहा होगा या नुकसान? जम्मू कश्मीर में स्पेशली चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव सामने हैं, और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में कैसे देख रही है इस बजट को? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो हम इसलिए खुश हैं कि भाई कम से कम जो इलेक्शन है इस बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सही वो तो आया कम से कम 10 साल में, क्योंकि हम तो पिछले 10 साल से सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के लिए चिल्ला रहे हैं कि जी यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहाल कर दीजिए, आप तो सिर्फ उसी पे लगे हैं। बाकी जहाँ तक रही बजट की बात, जैसे डॉक्टर साहब ने खुद बताया, यहाँ पर हेल्थ का, फार्मिंग का, ये सारी चीजें जो है वो बजट के अंदर कवर नहीं की है, और इनको पता है ये कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमिकली जो हिंदुस्तान को कहाँ पहुंचा दिया बीजेपी ने पिछले 10 साल में, वो हम सब लोग भी देख रहे हैं, और यहाँ के जितने भी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे के सारे देख रहे हैं। अब ये उसकी हालत में नहीं है कि कुछ दे सके, चलो कम से कम ना घटा के ये कर रहे हैं कि चलिए जी किसी तरीके से इसको दिखा के हम दोबारा से पावर के अंदर आए, तो उसी के लिए तैयारी हो रही है, वही हमारा मानना है। और जम्मू कश्मीर की ज्यादा बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर तो यहाँ पर सपने दिखाए गए थे हमें 2014 के बाद, फिर 2019 के बाद, 2019 के बाद जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर दफा तोड़ा गया तो यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जी बहुत सारे यहाँ पर तो दूध की नदियां बह जाएगी, इतने सारे बच्चों को जॉब मिल जाएगा, इतनी सारी चीजें जो है यहाँ पर आसान हो जाएगी। लेकिन हालत ये है कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो बेरोजगारी की सतह पर अगर हम देखेंगे तो इस टाइम पर पूरे मुल्क भर में सबसे आखिर पर पहुंच गया है। मतलब आज तक की 70 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो है लोग यहाँ पर इस टाइम पे जो है बेरोजगार हैं। महंगाई की बात करेंगे तो हमारा वहां पर मतलब सर्वाइवल जो है आम आदमी का, मिडिल क्लास का आदमी जो है उसका सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। इलेक्शन पिछले 3 सालों से नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से जो भी यहाँ की कारोबार इसमें हो रहा है, जैसे कि कंट्रैक्टर की बात करेंगे तो सारे के सारे लोग बाहर से उठा के कहीं से लेके आए, जम्मू कश्मीर के लोगों से दूर किया गया है। कश्मीर को हम इस साइड में रखते हैं, जम्मू के लोगों को बहुत सपने दिखाई गए थे कि देखिए जम्मू के अंदर भाजपा जब यहाँ पर ड्यूटी बनाएगी इसको तो आपको बहुत बड़े बेनिफिट होने वाले हैं, और पता नहीं किस तरीके से क्या किया जाएगा। आज हमारे जम्मू के अंदर कोई एक सिंगल कंट्रैक्टर, मैं अगर बात करना चाहूँ यहाँ पर, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कहीं किसी की पार्किंग की अलॉटमेंट होती है तो वो भी कंट्रैक्टर जम्मू का नहीं है जनाब, वो भी या तो पंजाब से आया, या तो दिल्ली से आया, या तो हिमाचल से आया, या कहीं और किसी भी और स्टेट से आया, लेकिन जम्मू कश्मीर का लोकल आदमी नहीं है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर का तो अपना एक अलग ही मतलब कहूंगा कि रोना है किस तरीके से। और बजट के अंदर तो हमें ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि बजट के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आपने बजट के अंदर क्या सोचा है और क्या रखा है। जहां तक हेल्थ की बात करें, आयुष्मान कार्ड बनाइए, फलाने कार्ड बनाइए, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से चल रहे हैं और कितने वो हॉस्पिटल जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला बन के सामने आ रहा है कि जी लोगों को कार्ड तो बांट दिए गए, लेकिन किसी को बताया जा रहा है कि इस कार्ड पे अगर तेरा इस केस का ऑपरेट होना है तो उसके लिए तेरे को सिर्फ 7 बार इसमें कार्ड में जो एडजस्ट होंगे, बाकी के तेरे को 50 बार देने हैं। तो ये तो यहाँ की हालत है। सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक भी हॉस्पिटल, मैं मतलब ये इस तरीके से कहना चाहूंगा कि कल ही कोई मुझे बता दे कि कौन सा बढ़िया हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार का स्टैंड जो है जहाँ पर चल रहा है।
हमारे पास जीएमसीज हैं, बहुत पुरानी जीएमसीज हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अगर आयुष के अंदर कोई बंदा हमारा पेशेंट जाता है तो हमें 100% लगता है कि पहले शायद वो बच भी जाता, कहीं और रखा था या घर पर रखा था, हॉस्पिटल पहुंच गया तो ये हमें इसकी बॉडी लेने जाना होगा, तो ये बच नहीं पाएगा। यहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है। तो यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऐसे ऐसे मामले हैं और इतने सारे मामले जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए पिछले 10 साल के अंदर कि जिनका निपटारा करने में मुझे लगता है कि 70 साल और लगेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। मतलब अपने 70 साल और लगेंगे जम्मू कश्मीर में उनके मामलों का निपटारा करने के लिए, जबकि सरकार तो कह रही है कि उसके फोकस में है टूरिज्म को बढ़ाना। तो जम्मू कश्मीर तो एक टूरिज्म स्टेट के रूप में पहले से जाना जाता है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और वहाँ की जो फसलें हैं, सेब की हम बात करते हैं या फिर हम गर्म कपड़ों की बात करते हैं, तो वहाँ का जो मार्केट है उसमें कुछ जान आपको पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है? जी, मैं इससे एक चीज कहना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी आपने याद करवाया कि जो यहाँ पर टूरिज्म का सेक्टर है, टूरिज्म के अंदर सेब जो हमारा बात जाता है वो सारी चीज होती है। पिछले 70 साल से वो होता हुआ आ रहा था, आगे भी हो रहा था, लेकिन पिछले साल जो भारतीय जनता पार्टी एक नालायकी की वजह से हुआ, हमारा हाईवे यहाँ से ब्लॉक करके बंद करके, मैं कहूँगा कि 80% जो फ्रूट का सीजन था हमारा सेब का वो खराब हो गया है सिर्फ इस कारण से कि हाईवे ब्लॉक रखा। जो गाड़ियां कश्मीर से लोड हुई, रास्ते में 6 दिन बंद रहने के बाद तो सेब सड़ गल के सारा खत्म हो गया। वहाँ पर किसानों का मतलब बड़े लेवल पे उसका नुकसान हुआ। हमने उसको कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर हमने आवाज उठाई, बहुत कोशिश की, लेकिन कोई कंपनसेशन कहीं सरकार की तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं मिला। अभी हमें ऐसा फील हो रहा है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर का निवासी होने के नाते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जम्मू कश्मीर को एक तरीके से फाइनेंशियली डैमेज करने की कोशिश जो की जा रही है। जैसे हमारे एलजी साहब जो यहाँ पर आए हैं तो उनकी एक ये परेशानी है कि वो आए यूपी से, तो वो यूपी की तरह अमल पे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक खास बात थी कि मैं जो बताऊंगा भगवान की दया से यहाँ के मतलब गरीब से गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, बिलो मिडिल क्लास आदमी जो था, कम से कम उसके सर पे छत थी। लेकिन यहाँ पर जब से आए हैं तो उनको वहां का यूपी का मॉडल योगी जी ने बनाया, उसी मॉडल के तौर पर लोगों के घर तोड़ना, ये सरकारी जमीन है, ये फलानी जमीन है, दूसरा है, तीसरा है, हमारी लड़ाई उस पर भी चलती रहती है। तो उस तरीके का करके जम्मू कश्मीर के अंदर तो लोगों को बेसिकली जो है उनको हाशिए पे ला के रखा है, वो चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो। सोशली मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि यही जो है कार्ड आपके पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, किसी दूसरी जगह स्टेट के अंदर देखेंगे अगर तो अच्छे तरीके से वो उसका यूटिलाइज होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपको किसी का कोई कार्ड, जिसके लिए मोदी जी कहते हैं आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है कार्ड के अंदर, उस कार्ड को अगर दिखाना हो, किसी को कुछ करना हो, तो वो जनाब यहाँ पर 7,000 से ऊपर की जो है वो उसमें रिटेंशन नहीं मिलती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चल जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहा जाता है कि जी ठीक है आप इस हॉस्पिटल में आ जाइए, ये 50,000 रुपए का खर्चा था, आपका 7,000 लेस हो जाएगा ड्यू टू इस कार्ड। इस कार्ड की छोटे से छोटा ऑपरेशन या बड़े से बड़ा कोई भी ले लीजिए। मैं कहूंगा जो दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर केजरीवाल जी ने खड़ा किया है। जी जी जी, जी। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपकी तरफ, पहले इनकी पूरी बात चलूँ सफीर चौधरी साहब की। उन्होंने योगी मॉडल का जिक्र कर दिया कि जम्मू कश्मीर में योगी मॉडल लागू है इस वक्त और वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। और थोड़ा सा क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता सफीर चौधरी के माध्यम से कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं और सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि जम्मू कश्मीर हमारे मेन फोकस में है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, बात पूछना चाहूंगा जी भाईजान से कि आप पार्टी तो आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, ना तो दिल्ली में ना पंजाब में। तो उन्होंने खुद ही मना किया है कि हम आयुष्मान को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर आयुष्मान कार्ड का उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा? नहीं, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब और दिल्ली की नहीं कर रहा हूँ कि वहां पर आयुष्मान कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही है। दिक्कत हमारे जम्मू कश्मीर में आ रही है। यहाँ पर मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ और मैं पंजाब की भी बात कर रहा हूँ। उसमें माननीय केजरीवाल जी ने ये बोला है कि हम आयुष्मान योजना अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। क्या आपको इस बात का पता है? जी नहीं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि उससे अच्छी स्कीमें जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, दिल्ली की और पंजाब की है ऑलरेडी, तो वहां पर तो अच्छे से इलाज हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार तो है नहीं इस टाइम, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो इतना गुणगान किया जाता है कि देखिए हम ये आयुष्मान कार्ड है, ऐसे 5 लाख आपको मिलेगा, तो वो बेनिफिट जो है एक आम बेनिफिशियरी को यहाँ पर, एक आम पेशेंट को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब, वो मैं कहना चाहता हूँ, मतलब ये है कि आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ जम्मू कश्मीर में लोगों को नहीं मिल रहा है, जो सरकार कहती है कि मिलना चाहिए। बाकी जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर उनकी अपनी जो स्कीमें काम कर रही है उसका फायदा मिल रहा है।
ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी आलोचना कर रही है इस बजट का और कह रही है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, आई वॉश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर बीपी त्यागी, बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि थोड़ा सा तो बढ़ाया है सरकार ने इस बार, इस बजट में बढ़ोतरी की है, तो आप कुछ संभावनाएं जरूर देख रहे हैं इसके अंदर। सरकार कुछ तो अच्छा कर रही है सरकार, ऐसा तो नहीं सरकार अच्छा नहीं कर रही है। अब देखें, मध्यम वर्गीय परिवार को ऐसा टैक्स स्लैब में टच नहीं किया, हाउसिंग स्कीम लेकर आई है, सोलर पे पावर सोलर प्लांट की बात कर रही है सरकार, कुछ तो कर रही है ना। नहीं, देखिए कुछ तो कर रही है, बात ये नहीं है, बात ये है अजय जी कि कुछ नॉर्म्स हैं जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्हीं का फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन उनको नॉर्म्स देता है। जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हैं उनमें हम अपनी परमानेंट चीज की बात करते हैं, हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो ये सब चीजें जब आती हैं कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम यूएन में परमानेंट सीट मांगना चाहते हैं लेकिन मिलती नहीं है। जब फाइनेंस कमीशन की बात नहीं मानी जाएंगी, यूएन की बात नहीं मानी जाएंगी किसी भी पॉइंट पे, तो परमानेंट सीट कहाँ से मिलेगी। और अगर हमने थोड़ा बहुत जैसे बजट बढ़ाया भी है, एक सेगमेंट में इन्होंने 13% हेल्थ पे बढ़ा दिया, तो वो उसको तो हम क्या मानेंगे, इसको तो चुनावी स्टंट ही मानेंगे ना। दूसरी बात ये है कि जो भी काम होना था सरकारी अस्पतालों में ब्लॉक लेवल पर, वो काम सिर्फ कागजों में है, हुआ नहीं है। इन बातों को समझने की जरूरत है। यानी कि चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू से लेकर यूपी तक, जैसे कि उन्होंने योगी मॉडल का जिक्र किया था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, यानी कि आप दोनों लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं। बीजेपी की भी नेता जो है रीता देओल जुड़ने वाली है, उनसे पूछेंगे सवाल इस बारे में कि भैया ये तो जो है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लो या उत्तर प्रदेश की बात कर लो, बाकी दिल्ली में और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी कह ही रही है कि हमें मतलब नहीं है इससे, लेकिन बजट से लोग नाखुश हैं और उनको लगता है कि सरकार ने इस बार जो है कुछ भी ना देकर या कुछ भी ऐसी घोषणा ना करके कुछ और तरह की रणनीति को अख्तियार किया है या फिर उसने टच नहीं किया है। तो आखिरकार मैं इसका, चलिए ये तो एक बजट रहा, मैं लोकसभा चुनाव सामने है, आप दोनों जो है जिम्मेदार लोग हैं, पॉलिटिकली अगर आपसे समझना चाहूं तो सरकार क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था जो उसने इस तरह का बजट पेश किया। अब देखिए अजय जी सुनिए, इन बातों पे हमें जो ये धर्म वगैरह है इन बातों में जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हो जाते हैं राम मंदिर के नाम पे, कोई इसलिए नहीं बोल पाता है कि राम का मसला है, हम हिंदू हैं, हम क्यों बोले। और अभी मैंने आपके सामने एक जो इनके प्रवक्ता थे उनसे पूछा था कि ये असाध्य रोग क्या है जिनके ऊपर आप 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसका भी कोई जवाब नहीं मिला, वो कौन से रोग हैं। तो ये जो इनकी चीजें हैं कि असाध्य रोग के 100 करोड़ निकाल के रख दिए गए, असाध्य रोग कौन से हैं पता तो लगे, कि वो कैंसर को असाध्य बताना चाह रहे हैं या वो टीबी को असाध्य बताना चाह रहे हैं या कुछ रोग को असाध्य बताना चाह रहे हैं, वो तो हमें कम से कम पता लगना चाहिए कि 100 करोड़ असाध्य रोग के लिए निकाल दिया गया है, पर वो असाध्य रोग कहाँ पर है उनका पता लगना चाहिए। ये जो अपनी ये कहते हैं कि नहीं हम कुछ पेयर्स की शादियां कर रहे हैं, उनके लिए इतने करोड़ रुपए निकाल के रख दिए, अभी वो वीडियो वायरल हुआ है कि इनकी जो भी शादियां हो रही है वो कितनी फेक है। जमीनी लेवल पे काम हो तो उस बात को तो अप्रिशिएट किया जाए कि हाँ जमीनी लेवल पे काम हो रहा है। जब इनके पास रेबीज की वैक्सीन नहीं मिलती है, रेबीज के सीरम नहीं मिलती है, हड्डी जोड़ने वाले इम्प्लांट नहीं मिलते हैं, यहाँ नदियों की नालों की सफाइयां नहीं होती हैं, तो ये जो हम बात कर रहे हैं जमीनी लेवल की बात कर रहे हैं कि जमीनी लेवल पे ये काम कैसे होंगे। अब माननीय मोदी जी अगर समुद्र के किनारे पे सफाई कर देते हैं तो वो एक मैसेज दे देते हैं कि भाई सबको सफाई रखनी चाहिए, पर आपको पता है उत्तर प्रदेश में कितनी सफाई है। अब एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं
कि ये सिर्फ जो है जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है, और जो सरकार का जो एक फोकस है टूरिज्म को आगे बढ़ाने का, और जो सरकार बातें कर रही है, बाकी वो सब ऐसे ही है, आई वॉश, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कुछ जिक्र किया आपसे, एमएसएमई सेक्टर फोकस में है, कुछ महिलाएं फोकस में है, उनको महिला सशक्तिकरण फोकस में है, महिलाओं की सेहत फोकस में है, जैसे सर्वाइकल कैंसर की बात हुई, या फिर आंगनवाड़ी की बात हुई, मातृ शिशु को बेहतर पोषण को लेकर बातचीत हुई, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जाएगा, उसकी बातचीत हो रही है, उसके लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। आशा या आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ये सुनने में अच्छी लग रही हैं, जमीनी स्तर पे उतना काम हो नहीं पा रहा है। बाकी जो मुद्दे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर सरकार ने कोई फोकस नहीं किया। लेकिन ठीक है, हो सकता है अगले कार्यकाल में सरकार करे, या फिर जो अगली सरकार आएगी वो इन मुद्दों पे काम करे या बातचीत करे। नहीं, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन वो यहाँ जमीनी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए। यहाँ जगह सुविधा शुल्क चलती है, आप इतना पैसा दीजिए, आयुष्मान के लिए रजिस्टर हो जाइए, अरे बाप रे, आगे पैसा दीजिए, मतलब आयुष्मान के लिए रजिस्टर हो जाइए पैसा देकर। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, एक बहुत बड़ी बात है। ठीक, मतलब लोग अधिकारी पैसा मांग रहे हैं, मतलब जो भी वो लेते हैं बीच में सुविधा शुल्क लोग, वो तो उसके प्रूफ है हमारे पास। अच्छा, हम ऐसे थोड़ी बोल देंगे, उसके प्रूफ है। तो कुल मिलाकर ये रहा कि ये जो बजट है वो जो है सिर्फ जो है एक बहुत ही मध्यम दर्जे का बजट है। सरकार ने ज्यादा छेड़खानी नहीं की है और सिर्फ केंद्रीय बजट के लिए सब कुछ बचा के रखा है। नहीं अजय जी, देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो हमें क्या ये सब देता है। देखिए, अच्छी एजुकेशन हमारा अधिकार है, अच्छी हेल्थ हमारा अधिकार है, अच्छा एनवायरनमेंट हमारा अधिकार है, अच्छी सड़कें हमारा अधिकार है। तो ये हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट या हमारा संविधान देता है ये अधिकार। क्या वो अधिकार हमारे पूरे हो रहे हैं? यानी कि आप दोनों जो लोग हैं इस बजट को सिर्फ आई वॉश कह रहे हैं कि एक तरह से खारिज कर दिया आपने इस बजट को, कि जो जमीनी स्तर पे काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे, और जो होना चाहिए था हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे उसमें सरकार ने टच नहीं किया। वो जो योजनाएं हैं उनकी, जैसे हम कहें राशन की योजना है या टीकाकरण की योजना है, या फिर जो सब मैंने घर की योजना का जिक्र किया, ग्रामीण की या मनरेगा का जिक्र किया, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और उस यानी कि तो हम जो लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, क्या सरकार कोई बेनिफिट नहीं उठाना चाहती, या उसको लगता है कि वो चुनाव जीत गए? नहीं, वो देखिए, जो बेनिफिट उठाने के जो दूसरे मुद्दे हैं उन पे तो बेनिफिट उठ ही रहा है, सबको पता है। आप लोगों को भी पता है, पत्रकार भाइयों को भी पता है कि जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी है कि एक दूसरे को आपस में झगड़ा कराओ और आगे बढ़ो। चलिए, ठीक है, वो तो आप देख ही रहे हैं ना, आप सब लोग देख रहे हैं जी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सफीर चौधरी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा अजय जी, जैसे आपने किसी कहा था कि सरकार ने कुछ तो किया है, मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया जनाब। सरकार बनाई जाती है कुछ करने के लिए। अगर हमें इस मौके पर ये कहना पड़े कि भाई सरकार बनाने के बाद 10 साल के बाद आज हमें कहना पड़े कि भाई सरकार ने कुछ तो किया है, तो कुछ तो किया है, इसका मतलब कुछ नहीं किया है। सरकार बनाई जाती है कुछ करने के लिए, बेसिकली सरकार को आते ही जो अपने वादे थे वो पूरे करने चाहिए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार जो साल की देंगे। सरकार को ये पूरा करना चाहिए था कि भैया हम इतने सारे घरों की छतें जो है लोगों के सर पर छतें देंगे, वो नहीं दे पाए हैं। आज अगर देखेंगे 10 साल में तो 20 करोड़ तो हमारे युवा जो नौजवान जो है वो बेरोजगार जो घूम रहे हैं वो रोजगार में आ जाने चाहिए थे। ये तो मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ देंगे, 10 साल में 20 करोड़ हो गए। तो बताया जाए कि वो 20 करोड़ कहाँ पर लगे। बाकी डॉक्टर साहब ने जो कहा है, मैं डॉक्टर साहब से 101% सहमत हूँ। जो भी चीजें इन्होंने गिनवाई है सारी, बेसिकली ये मुद्दा इस टाइम पे ये परेशानी डॉक्टर साहब की
पार्टी की या उनकी या मेरी पार्टी की या मेरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों की 140 करोड़ लोगों की जो परेशानियां हैं वो इस समय हैं। कार्ड कैसे बनाए जा रहे हैं, वहां पर कैसे पैसे लिए जा रहे हैं, वो क्या किया जा रहा है, फिर वो कहीं यूज नहीं होते, ये सब चीजें जो परेशानियां हैं। लेकिन इन सबको लिपापोती करने के लिए मोदी जी जब निकलते हैं तो फिर या तो मंदिर का नाम देके या मस्जिद का नाम देके या वहां का चंदा यहाँ देके या यहाँ का वहां का करके ऐसे तो इलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं। और दूसरी बात बीच में से निकल के आई थी कि जैसे उनको पता है कि इलेक्शन हम जीते हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा आज टॉपिक और है डिबेट का, लेकिन कल हमारे चंडीगढ़ के मेयर का वहां पर इलेक्शन भी हुआ है, तो आप समझ सकते हैं एक साथ 20 वोट वाली पार्टी जो है वो अपना मेयर नहीं बना सकती है और दूसरी तरफ 15 वोट वाली जो पार्टी वो बना देती है, अपने एक आदमी को भेज के, अपनी एक मशीनरी को भेज के वहां पर 8 वोट को रिजेक्ट किया जाता है। एक पार्टी का एक भी वोट रिजेक्ट नहीं होता, वो इतने मतलब इंटेलिजेंट सारे के सारे लोग थे, और एक पार्टी के 8 वोट जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं 20 में से, तो वो इतने नालायक लोग थे। तो ये सारी जो पब्लिक है हमारी 140 करोड़ लोग जो है वो भी और वर्ल्ड वाइड दुनिया देख रही है कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, यहाँ की इकोनॉमी को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को किस तरीके से गरीब बेरोजगार लाचार बना के ताकि इनको रोजी रोटी के अलावा कुछ न सोचना पड़े, उस कगार में जाके लाके जो खड़ा कर दिया। जी, कुल मिलाकर यह है कि आप दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बजट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और आप दोनों को ये लगता है कि ये बजट जो है आई वॉश है और ये जो है छलावा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिलहाल ये बजट जो है किस तरह का बजट है, ये सरकार का अंतरिम बजट है। हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, इसके बाद एक केंद्रीय बजट आएगा मई के बाद में, और उसके अंदर सरकार अपनी घोषणा करेगी। सरकार उस वक्त बजट में किस तरह की घोषणाएं करती है, किस तरह के बजट पेश करती है, किस तरह की योजनाएं रहेंगी, वो उस पर हम चर्चा करेंगे अगले शो में। फिलहाल आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। सफीर चौधरी साहब जम्मू से जुड़े थे हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के महासचिव, और डॉक्टर जाने डॉक्टर बीपी त्यागी हमसे बातचीत कर रहे थे। दोनों की नजर में इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं है जो आम लोगों की जिंदगी पे असर डाले या उनको बेहतर कर दे। सरकार को कुछ तो देना चाहिए था। बजट में थोड़ी सी, हेल्थ बजट में थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, बाकी जिन जिन सेगमेंट में सरकार ने घोषणाएं की हैं वो मई की बात पता चलेगा कि क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज। संस्कृति, सभ्यता और सियासत, देश की हर धड़कन पर हमारी नजर। आर्या न्यूज़, खबर पक्की। देश और